प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है कि हम जो है ना ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उनको मॉनिटर करें, ठीक है, और फिर उसके ख़िलाफ़ कोई एडुकेट किस्म का मेथड या टूल अप्लाई करें जो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसमें मॉनिटरिंग मेथड एंड टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी आप जाके रोज़ाना जाके चेक करें अपनी क्रॉप को, विजुअली चेक करें खुद जाके कि क्या उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं लगी हुई, ठीक है। आप खुद जाके उसके लीव्स चेक करें इस तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हंगरी है, उसमें वो विजुअल ऑब्जर्वेशन करें, खुद जाके उन्होंने चेक किया। अच्छा, उसके बाद साइंटिफिकली साउंड वार्निंग फोरकास्टिंग और अर्ली डायग्नोसिस सिस्टम, आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टेक्निक्स यूज़ करनी है, ठीक है, फोरकास्टिंग करनी है, उसकी साउंड वार्निंग्स यूज़ करनी है, चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कितना कितना आपको नुकसान हो रहा है या कोई चीज़ तो नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है वीट का, वो येलो रस्ट है, तो वो कहते हैं कि वो देख लें आपके उसके पहले उसके ऊपर कोई येलो रस्ट तो नहीं आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 2 ये कैरी ऑन करते हैं अभी। इसमें वेरियस ट्रैप्स हैं, ठीक है, जिसमें कलर कार्ड्स हैं, फार्मिनोमा या अदर बेस्ड ट्रैप्स, ठीक है। जैसे कि आप चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप नहीं बनाते हैं, इस तरह इन्होंने ट्रैप सिस्टम बनाया हुआ है ताकि ये लोग उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप कर सके, ठीक है। अगर आप इस तरह ट्रैप कर सकते हैं तो आप इस तरह ट्रैप्स बनाएं, नहीं तो आप अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करें। तो ये डिफरेंट ट्रैप सिस्टम्स भी यूज़ किए गए थे। या फिर कोई ऐसा जो डिवाइस यूज़ करें जिसको प्रोफेशनली क्वालिफाइड एडवाइजर्स ने आपको बताया हो, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये आपको येलो कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये येलो कार्ड्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये ट्रैक करते हैं आपके जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, ठीक है। और देख सकते हैं आप उसको उनको फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये ग्राफ आप नोटिस कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। प्रिंसिपल नंबर 3 स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3 में वो कहते हैं कि आप जो मॉनिटरिंग से आपको रिज़ल्ट आया है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे कि अब हमने कहाँ, जो आपके प्रोफेशनल है वो डिसाइड करेंगे कि हमने प्लांट प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी है, कहाँ कहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स अप्लाई करने हैं। ये डिसीजन लेने से पहले उनको किन किन चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वहाँ की जो सॉइल वेदर है उसको चेक करना है, ठीक है, फिर पेस्ट और नेचुरल एनिमीज़ को चेक करना है, इन्वायरमेंट, हेल्थ और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को चेक करना है, साउंड डिसीजंस रूल्स को अप्लाई करना है, फिर उसने उसका थ्रेश होल्ड लेवल यानी किस हद तक उसके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, वो चेक करना है। और फिर जो उस एरिया रीजन है, क्रॉप है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन, हर चीज़ की जो थ्रेश होल्ड लेवल है उसको डिफ़ाइन करना है। फिर उसके ऊपर कोई भी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने पहले चेक करनी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 4 टाइप्स के थ्रेशोल्ड लेवल होते हैं। सबसे पहले आपने विजुअल थ्रेशोल्ड लेवल चेक करना है, यानी आपने जाके जो खुद जाके जो चेक किया था, ठीक है। फिर उसके बाद बाउंड्रीज, डैमेज बाउंड्रीज चेक करनी है कि किस हद तक आपको डैमेज बाउंड्रीज आपको मिली हैं। फिर आपने एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल करना है, यानी जब आपने प्लांट प्रोटेक्शन अप्लाई की है उस वो चेक करनी, ठीक है। और आपने इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी आपको इकोनॉमिकली या कॉस्ट जो ट्रीटमेंट हुई है उसका कितना ज़्यादा नुकसान उसका आपको भरना पड़ा है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इस तरह आपने उसका नंबर नोट कर लेना है। आप देख सकते हैं ग्राफ में उन्होंने डिफरेंट वेज में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 की। इसमें जो ना सेवरल DSS अप्लाई किए गए थे क्रॉप के ऊपर, ठीक है, और उनसे चेक किया गया था कि मतलब उनको रिजल्ट्स क्या आए हैं, ठीक है। DSS आपके डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं। इसमें डिजीज़ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यूज़ किए, उस पर 18 DSS अप्लाई किया। डिजीज़ इन एरेबल क्रॉप्स उस पर 37 DSS, पेस्ट के ऊपर 18 और वीड्स के ऊपर 9 DSS अप्लाई किया गया था। फिर उनसे कलेक्ट किया गया और रिव्यू किए गए थे इंडोर एक्सपर्ट्स ने, इसके ऊपर चेक किया कि उनको कितना इसका रिज़ल्ट क्या मिला। 4 में हम देखेंगे प्रिंसिपल नंबर 4, इसमें सस्टेनेबल बायोलॉजिकल फिजिकल और अदर नॉन केमिकल, यानी इसमें केमिकल कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया गया, इसमें सारे नॉन केमिकल मेथड यूज़ किए गए थे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो चीज़ें नोटिस की थी उन्होंने कहा था कि हम इकोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हेंस करें, फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करें, ठीक है। फिर रोटेशन सिस्टम इसमें आया था कि एक टाइम पे एक क्रॉप और दूसरे टाइम पे दूसरी क्रॉप। फिर फिजिकल मैकेनिकल कंट्रोल यूज़ किए गए थे, ठीक है।
फिर प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया गया था, बायोलॉजिकल माइक्रोबियल कंट्रोल्स आए थे, और जो फार्मानीमा या अट्रैक्टेंट्स यानी जो आपकी जो पेस्ट है उसको अट्रैक्ट करें, इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स थे, ठीक है। जो जितने भी अल्टरनेटिव मेथड्स थे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि आपको पता है नेचुरल सिस्टम हम यूज़ करें इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा ये पेस्ट को कंट्रोल भी इसका काफ़ी स्लो होता है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है। और दूसरा ये लाइफ काफ़ी टाइम के लिए होते हैं, सस्टेनेबल रहता है, काफ़ी टाइम तक इसका रिज़ल्ट रहता है, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी सोसाइटी के लिए। एंड यूज़र्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है इसमें उन्हें एम किया जाता है कि वो पेस्ट मैनेजमेंट करें, ना कि उसको इरिडिकेट कर दें। बिल्कुल इरिडिकेट नहीं करते हम पेस्ट को, सिर्फ उसको मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। और थ्रेशोल्ड लेवल को डिफ्रेंशिएट किया जाए कि उनको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कितना थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए, ठीक है। उस पर फिर उनको डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड्स पे डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी, मतलब उन्हें फील्ड या फॉर्म्स पे ले जाया गया था, वहाँ पे उन्हें सिखाया गई थी ये सारी चीज़ें। फिर उन्हें पार्टिसिपेटिंग जो ट्रेनिंग दी, जो लेवल्स थे उनको क्रॉस करना पड़ा था, मतलब उनको वो चीज़ें चेक कराई गई थी। कुछ एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 की। इसमें आपके पास जो पेस्टिसाइड थे वो अप्लाई किए थे गए थे कुछ टारगेट्स जगह पे, और जहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कम हो, ह्यूमन हेल्थ पे भी, और कुछ नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म थे उन पे और एनवायरनमेंट पे, सब पे उनका जो कम से कम जो है ना उनके ऊपर उनका इफेक्ट हो। जिसमें उन्होंने कुछ स्पीशीज़ ली थी कॉडलिंग मॉथ की, ठीक है, और जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी थी एफिसाइड्स की, यानी एफिड्स पे जो अप्लाइड किए गए थे। कुछ सेलेक्टिव जो आपके पेस्टिसाइड थे जो नॉन टॉक्सिक थे या फिर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे थे, उसमें आपके पास बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। पेरिस्टॉइड या प्रीडेटर्स थे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, और जो जनरल फाना और फ्लोरा, यानी जो आपकी पेस्टिसाइड है ये आप उसका ये उसके लिए नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है, यानी इन सब चीज़ों पे उसने अटैक नहीं करना। इसके लिए हमने इस पेस्टिसाइड को सिलेक्टिव करना और स्पेसिफिक जो आपका पेस्टिसाइड है उसको सेलेक्ट करना है जिसका अनडिज़ायरेबल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे कम से कम हो। दूसरा, सेकेंडरी पेस्ट का आउटब्रेक उसकी वजह से ना हो, ठीक है, ना ही वो जो ना एलिमिनेशन हो नेचुरल एनिमीज़ की, ठीक है, यानी वो नेचुरल एनिमीज़ को भी ख़त्म ना कर दे। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आपके पेस्टिसाइड हैं उसमें वो जो है ना आपका जो सेकेंडरी पेस्ट है ना उसको ना टेम्परेरी तौर पे उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो आपने उस तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड से भी आपने बचना है, ठीक है। अच्छा जी, टॉक्सिसिटी जो नेचुरल एनिमीज़ की है उनको हम चेक करते हैं लेबॉर्ट्री में, ठीक है, सेमी फील्ड्स में, यानी आपने जो लेबॉर्ट्री फील्ड्स बनाई होती है, एक्सपेरिमेंट फील्ड्स जो बनाई होती है उनमें आपने चेक करनी होती है, ठीक है। और उसके लिए फिर स्टैंडर्डाइज मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। उसको पहले आपने चेक करना है कि वो हार्मलेस है, स्लाइटली हार्मलेस है, या टॉक्सिक है, या मॉडरेटली टॉक्सिक है। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है, फिर आपने उसको अप्लाई करना होता है किसी भी फील्ड में।